नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर आज से पहले उत्तराखंड में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो कनिष्क के हों, पटवारी के हों, लेखपाल के हों, फॉरेस्ट गार्ड के हों या पुलिस के हों, उनमें जो भी सवाल आपके पिछले वर्षों में पूछे गए थे, उन सभी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। ये हमारी उस सीरीज की 8वीं वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को यहाँ पे सॉल्व किया है। दोस्तों, तो काफ़ी सारे कमेंट बच्चों के आए थे। वो कह रहे थे कि सर आप यहाँ पे कंप्यूटर के सवालों को भी लेके आइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कंप्यूटर के सवालों के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम यहाँ पे कंप्यूटर के पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप सभी लोग इसमें जो है इसको 2x करके या इसकी स्पीड बढ़ा के इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इस सीरीज की 8वीं वीडियो है। इससे पहले हम 7 वीडियोस ला चुके हैं, जो कि उत्तराखंड पे, हिंदी पे और पॉलिटी के पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों के ऊपर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज करते हैं पिछले वर्षों में पूछे गए कंप्यूटर के सवालों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो आपका सवाल नंबर 1 क्या है? देखिए, सवाल नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? देखिए, जो इसमें आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी रोम। क्या दोस्तों? वो होती है आपकी रोम। देखिए, रोम की फुल फॉर्म और रैम की फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है। देखिए, क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा सेव कर देते हैं, तो वो आपका हार्ड डिस्क में या आपका एसएसडी में सेव हो जाता है, ठीक है? और अगर लाइट चली भी जाती है, तो वो डाटा वहां पर सेव रहता है, ठीक है? तो इन मेमोरी को, जहां पर लाइट जाने के बाद भी डाटा आपका सेव रहता है, उन्हें कहते हैं आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है? यानी कि गैर अस्थिर मेमोरी। हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसे? गैर अस्थिर मेमोरी। जहां लाइट जाने के बाद भी आपका डाटा बिल्कुल सेव रहता है, ठीक है? दूसरा होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी, जिसको बोलते हैं अस्थिर मेमोरी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा होता है, अगर लाइट चली गई तो वो डाटा यहाँ से हट जाता है, ठीक है? या यहाँ से गायब हो जाता है। एग्जाम में आपका सवाल भी ऐसा ही बनता है। एग्जाम में सवाल आपसे क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका डाटा लाइट चले जाने के बाद हट जाता है या गायब हो जाता है, ठीक है? लाइट जाने के बाद किसका डाटा नहीं रहता या हट जाता है? तो दोस्तों, वो होता है आपका वोलेटाइल मेमोरी का। और आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती कौन सी है दोस्तों? वो होती है आपकी रैम, ठीक है? रैम, RAM, ठीक है? ऑप्शन बी लिखा है ना, रैम। तो इसका डाटा लाइट चले जाने के बाद हट जाता है, लेकिन रोम का नहीं जाता और हार्ड डिस्क का नहीं जाता और एसएसडी का नहीं जाता, जिन्हें हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और रैम को हम कहते हैं आपका वोलेटाइल मेमोरी। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है? देखिए, जो रोम है और रैम है, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए। देखिए, हम क्या करेंगे, जो इसके बाद आपकी अगली वीडियो होगी कंप्यूटर के ऊपर, वहां पे हम आपका जो भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं, उनको भी वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में वहां पे हम आपका फुल फॉर्म वाला चैप्टर आपके लिए लेके आ जाएंगे, जहाँ पे हम कंप्यूटर से संबंधित जो भी फुल फॉर्म होती हैं, उनको वहां पे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है? ताकि आप जो है इसको इजीली सही कर पाए। देखिए, रोम की होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम की आप सभी को पता होगी, इसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों आपने याद रखनी है, रोम की रीड ओनली मेमोरी और रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे पूछेगा किसका डाटा लाइट चले जाने के बाद नहीं रहता, तो आप बताएंगे रैम का। किसका? रैम का, ऑप्शन बी का। और रोम क्या है और रैम क्या है? रोम है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रैम है आपकी वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है? रोम है आपकी गैर अस्थिर मेमोरी और रैम है आपकी अस्थिर मेमोरी, ठीक है? इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों? चलिए, आई थिंक इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। कोई भी परेशानी होती है, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है? मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ए, रोम, ठीक है? ये क्या है? आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। देन दोस्तों, आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है दोस्तों आपका? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्ट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्ट कुंजी क्या है? देखिए, अंतिम क्रिया को परिवर्तित करना, इसका मतलब क्या है कि जो भी काम अभी अभी आपने लास्ट में रिसेंट में किया है, ठीक है? आप चाहते हैं कि आपने वहां पे हेलो लिखा, आप चाहते हैं ये हेलो जो है हट जाए, यानी कि ये जो काम मैंने अभी भी किया है, ये यहाँ से हट जाए। उसको बोलते हैं अंडू करना। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडू करना। हो सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से अंडू करने हेतु शॉर्ट कुंजी कौन सी है? क्या आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अंडू करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? अंडू करने के लिए बोले
या आपसे बोले अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु कुंजी कौन सी है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड है आपकी अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्ट कुंजी। ठीक है, इससे क्या होता है, जब कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं तो जो भी काम आपने अभी हाल ही में किया था वो हट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने जो ऑप्शन डी है इसको अभी मैंने येलो कलर में करा। क्या करा, मैंने इसका जो कलर था वो अभी येलो कर दिया। अब मैं चाहता हूं ये येलो से वापस से पहले जैसा हो जाए, है ना, ये हट जाए, यानी कि जो भी अंतिम क्रिया मैंने करी है कि इसको येलो करने की वो हट जाए। तो अगर मैं कंट्रोल और जेड दबाऊंगा तो ये हट जाएगा। देखिए, कंट्रोल जेड मैंने दबाया और ये देखिए फिर से ही क्या हो गया, व्हाइट हो गया। हो गया क्यों, क्योंकि यही टास्क मैंने भी रिसेंट में किया था। तो अंतिम क्रिया क्या थी मेरी कि मैंने इसको येलो किया था और मुझे इसको हटाना था, तो मैंने कंट्रोल जेड दबाया तो वो हट गया वहां से। ठीक है, इसे कहते हैं आपका अंडू करना, या फिर अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु जो शॉर्ट कुंजी है वो क्या है, कंट्रोल प्लस जेड है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। देन देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कोई चीज मैंने गलती से हटा दी थी। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इसको येलो किया था मैंने, और अब मुझे इसे फिर से येलो करना है। ठीक है, मैंने गलती से उस येलो को हटा दिया, मैं चाहता हूँ वो येलो फिर से आ जाए। क्या, जो येलो था यहाँ पर वो हट गया है ना, मुझे वो फिर से चाहिए, उसको बोलते हैं रीडू करना। ठीक है, कोई टास्क आपने गलती से हटा दिया था, आप उसको फिर से लाना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं रीडू करना, है ना। तो उसके लिए हम क्या दबाते हैं दोस्तों, उसके लिए हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस वाई। देखिए अब मैं कंट्रोल प्लस वाई दबाऊंगा तो जो डी ऑप्शन था ये फिर से येलो हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वाई। देखिए फिर से येलो हो गया, तो इसे कहते हैं रीडू करना। तो ऑप्शन जो आपका ए है ना, कंट्रोल प्लस वाई, ये होता है रीडू के लिए। किसके लिए, रीडू के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए। इसको बोलते हैं अंतिम क्रिया को परिवर्तित करना। और कंट्रोल प्लस वाई को बोलते हैं जो भी कार्य आपसे गलती से हट गया था उसको फिर से लाने के लिए। ठीक है, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना। ठीक है, देखिए एक्स का निशान है ना, इसको आप ऐसे समझ लो कि मतलब क्रॉस हो रहा है, कट हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एक्स मतलब किसी भी चीज को कट करना। ठीक है, कट करके कहीं और पेस्ट कर देना, उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, ये होता है कट करने के लिए। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों आपका, फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है। जो आपका फोर्ट्रैन है इसका पूरा नाम क्या है। देखिए आप समझिए कि फोर्ट्रैन है क्या। दोस्तों आपकी फोर्ट्रैन है ये एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर्स के प्रोग्राम को लिखने के लिए किया जाता है। आपने जावा सुना होगा, सी प्लस प्लस सुना होगा, HTML सुना होगा, जावा स्क्रिप्ट सुना होगा, SQL सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर्स के प्रोग्राम बनाने को किया जाता है। ठीक है, इतना आप समझ रहे होंगे। तो ये फोर्ट्रैन क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर्स के प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि फोर्ट्रैन का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों फोर्ट्रैन का जो पूरा नाम है इसे कहते हैं आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसमें फॉर का मतलब है फॉर्मूला, ट्रांसलेशन का मतलब है TRAN से बन जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, ट्रांजिस्टर मत कर देना। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और पूछे आपसे कि फोर्ट्रैन है क्या, तो आप बताएंगे यह एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए इसको इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ हल्का सा, कि इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे कुछ इस टाइप से। कैसे, इस टाइप से, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑप्शन अगर इंग्लिश में आएगा तो ऐसे आएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आई थिंक इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे कि फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, सवाल नंबर आपका 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या दोस्तों आपका, ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि इससे चलता है पता कि वो फाइल जो है किस सॉफ्टवेयर में खुलेगी या वो किस सॉफ्टवेयर के जरिए बनाई गई है। ठीक है, जैसे PPT। ठीक है, ये होता है आपका पावर पॉइंट के लिए। PPT क्या होता है दोस्तों, ये पावर पॉइंट के लिए होता है। जब आप पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाते हैं और फाइल को सेव करते हैं तो वहां पे जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .ppt करके आता है, ताकि सिस्टम को ये पता चल सके कि ये फाइल को जो है PPT में ऑन करना है। ठीक है, PPT के ऊपर ये खुलेगी। .txt किसका होता है, .txt दोस्तों आपका होता है टेक्स्ट फाइल का। किसका, टेक्स्ट फाइल का। टेक्स्ट फाइल किसमें खुलती है आपकी, ये आपकी नोटपैड में खुलती है। किसमें दोस्तों, टेक्स्ट फाइल आपकी नोटपैड में खुलती है। तो नोटपैड की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है TXT। ठीक है, .docx इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। DOC मतलब डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें लिखा भी है MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो MS वर्ड की जो फाइल होती है ना, उसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है docx। क्या दोस्तों, क्या होता है, docx होता है उसका एक्सटेंशन, ताकि सिस्टम ये पता लगा सके कि इस फाइल को
MS वर्ड में खोलना है या फिर MS एक्सेल में खोलना है, किस में खोलना है। देखिए यहाँ पे लिखा है XLS, ये होता है दोस्तों आपका एक्सेल का, किसका, एक्सेल का। इससे क्या होगा, सिस्टम को चलेगा पता कि इस फाइल को एक्सेल में खोलना है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे कि पीपीटी का मतलब यह है कि पावर पॉइंट की स्लाइड है, TXT का मतलब यह है कि ये टेक्स्ट फाइल है एक, और जो कि नोटपैड में खुलेगी। DOCX का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है जो कि MS वर्ड में खुलेगी। XLS का मतलब है कि एक्सेल की फाइल है जो कि MS एक्सेल में खुलेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। देखिए ऑप्शन डी में ना आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, हल्का सा एक्स और लगाइएगा। ठीक है, तो जो एक्सेल की होती है उसका क्या होता है दोस्तों, XLSX होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ये एक्सटेंशन होते हैं, इनको आप ध्यान रखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की फाइल का क्या होता है या एक्सेल का क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो DOCX किसका होता है आपका, ये होता है आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट का, और XLSX ये किसका होता है एक्सटेंशन, ये होता है आपका एक्सेल की फाइल का। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है दोस्तों आपका, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, यदि आपने ईमेल भेजना है तो उसके लिए कह रहा है कि कौन सा जो है प्रोटोकॉल हेल्प करता है। ठीक है, देखिए समझिए आप, इंटरनेट में जो कोई भी चीज होती है वो विभिन्न नियमों का पालन करती है। क्या करती है, विभिन्न नियमों का पालन करती है, तब जाके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। आप ये सोचिए कि आप नेट में गए और आपने वहां पे एक फोटो सर्च करी, ठीक है, और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो फोटो है वो इंटरनेट के माध्यम से आपके पास आएगी, लेकिन इंटरनेट को कैसे पता है कि वो फोटो आपके पास ही भेजनी है, क्योंकि लाखों लोग दुनिया में सर्च कर रहे हैं, लाखों लोग उस फोटो को ढूंढ रहे होंगे। तो उसको कैसे पता, सिस्टम को कैसे पता या इंटरनेट को कैसे पता कि वो चीज जो फोटो है वो दुनिया में इस कोने में बैठे इस व्यक्ति के फोन में भेजनी है। तो देखिए, इन चीजों के लिए होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियम। ये जो नियम है इन्हें ही कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों, ये जो नियम है इन्हें ही कहा जाता है प्रोटोकॉल। इन्हीं प्रोटोकॉल्स का पालन करके इंटरनेट में कोई वस्तु जो है या कोई सामग्री जो है यहाँ से वहां ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये सेम आपसे वैसे ही पूछ रहा है कि विभिन्न होस्टों को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है, तो इनमें से कौन सा जो प्रोटोकॉल है जो ईमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, SMTP। क्या दोस्तों, SMTP। देखिए SMTP की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कहीं आपसे अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए इसी का यूज जो है ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, यही प्रोटोकॉल जो है ईमेल को भेजने में आपके काम आता है। देन दोस्तों देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया FTP, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में फाइल से भेजने के लिए इसका यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक है, इतना समझ जाएंगे। SNMP, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, देखिए SNMP का मतलब होता है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों टेलनेट क्या होता है आपका, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। क्या दोस्तों, टेलनेट भी आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है टेलीटाइप नेटवर्क। क्या दोस्तों, जिसका मतलब होता है टेलीटाइप नेटवर्क। ठीक है, TEL से टेलीटाइप और NET से नेटवर्क। इतना भी आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप जो भी मैंने कहा है इन फुल फॉर्म को आप लिख लेना, वरना इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वहां पे हम सभी फुल फॉर्म को एक जगह पे लिख के ले आएंगे आपके लिए, आप बस उन्हें एक बार देख लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 क्या है दोस्तों आपका, सवाल नंबर 6 है सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है। अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है, तो दोस्तों जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस, इंटरप्रेटर, प्रचालन तंत्र या वेब ब्राउजर। तो दोस्तों जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है वो है आपका ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। ठीक है दोस्तों, वेब ब्राउजर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इन पे ध्यान मत देना, टाइपिंग मिस्टेक है, काफी जगह ऐसा हुआ है कि पेज को सेटिंग करते वक्त ना ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पेज में सवालों को एडजस्ट करना पड़ता है तो ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, पर आप आंसर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है तो वह है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर। क्या है दोस्तों, वेब ब्राउजर। देखिए मान लीजिए आपको नेट में कोई भी चीज देखनी है। ठीक है, नेट में जब भी कोई चीज देखने जाते हैं तो आप एक ब्राउजर का यूज करते हैं जिससे कि आप नेट में कुछ चीज सर्च कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपने क्रोम खोला, आपने मोजिला फायरफॉक्स खोला या फिर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, तो इनको आप खोलते हैं एंड देन आप इनके थ्रू कोई चीज सर्च करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है आपका, ये माध्यम है वेब पेजों को देखने का। इन्हीं की हेल्प से आप कोई भी चीज जो है इंटरनेट में सर्च करते हैं या देखते हैं।
ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि वेब ब्राउजर जो है वेब पेज देखने की आज्ञा देता है। ठीक है, गूगल मत कर देना। गूगल क्या है दोस्तों? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगर यहाँ पे गूगल लिखा होता तो आप गूगल नहीं करते। गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, जो वेब ब्राउजर होते हैं ये अलग होते हैं, जो सर्च इंजन होता है ये अलग होता है। ठीक है, वेब ब्राउजर के अंदर होता है सर्च इंजन। ठीक है, आपने देखा होगा यदि आप कंप्यूटर में क्रोम वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे खोलते हैं तो उसके अंदर गूगल में सर्च करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर अलग है और गूगल अलग है। ठीक है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वेब पेज देखने की आज्ञा कौन देता है? ये देता है आपको वेब ब्राउजर, जो कि क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पे आपका एसक्यूएल से तात्पर्य है। जो आपका एसक्यूएल है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? देखिए एसक्यूएल क्या है आपकी दोस्तों, जो आपकी एसक्यूएल है ये एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या दोस्तों? एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज दोस्तों डाटा बेस यानी कि तो डीबीएमएस होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या दोस्तों? डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है एसक्यूएल लैंग्वेज का। ठीक है, डाटा को सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में आपके लिख देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म भी अच्छी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आई होप इतना मैं समझ गए होंगे कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। और ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 पे आपका सवाल नंबर 8 है दोस्तों आपका, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? सीपीयू, निवेश इकाई, मॉनिटर, एएलयू। देखिए आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है दोस्तों वो कहते हैं आपका सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को आपको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी सीपीयू की फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजी है लेकिन आपको याद होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कहते हैं आपका सीपीयू को, और यही है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क। देखिए इसमें एक है आपका एएलयू। क्या दोस्तों? एक है आपका एएलयू। देखिए मैंने यहाँ पे आपकी लिख भी दी है एएलयू, क्योंकि ये पूछी जाती है आपसे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या दोस्तों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी आपके कैलकुलेशन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो आपका एएलयू संभालता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एएलयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सवाल तो इजी था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपका सीपीयू को। आई होप इतना यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों 9 है आपका, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। जो 1 मेगाबाइट है जिसको आप 1 MB बोलते हैं, सुना आपने कि मेरी इतनी MB खर्च हो गई। सभी लोग फोन चलाते हो आप ना, आपको दिखता होगा कि इतने रिचार्ज में इतनी MB मिलेगी। ठीक है, या मेरी आज इतनी MB खर्च हो गई है। तो उसे कहते हैं आपका MB का मतलब होता है मेगाबाइट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट के अंदर क्या होता है। जो 1 मेगाबाइट है वो कितने के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के, 1024 बाइट के, 1024 टेराबाइट के, क्या 1024 गीगाबाइट के? तो दोस्तों जो आपका 1 मेगाबाइट होता है ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, किलोबाइट को आप कहते हैं केबी। क्या दोस्तों? किलोबाइट को आप कहते हैं केबी। तो 1 MB में आपका 1000 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि किलोबाइट, बाइट, MB, मेगाबाइट ये क्या होते हैं, इन्हें भी हम वहां पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर भी आप हल्का सा सुन लीजिए। देखिए जो आपका जो 4 बिट होता है दोस्तों, 4 बिट मिलके एक आपका निब बनाता है। क्या दोस्तों? 4 बिट मिलके आपका एक निब बनाता है। इसी तरह अगर 8 बिट मिल जाए तो ये आपका एक बाइट बनाते हैं। क्या दोस्तों? एक बाइट बनाते हैं। इसी तरह अगर 1024 बाइट मिल जाए तो वो आपका 1 किलोबाइट बनाते हैं। क्या? 1024 अगर बाइट मिल जाए तो ये आपका 1 किलोबाइट बनाते हैं। और यदि 1000 किलोबाइट मिल जाए तो ये आपका 1 मेगाबाइट बनाते हैं। और ऐसे ही अगर 1024 मेगाबाइट मिल जाए तो ये आपका 1 GB बनाते हैं। एंड ऐसे ही दोस्तों ये चीज आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिटेल में इसको लिख के समझा दूंगा। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी है। आई होप यहाँ से समझ गए होंगे कि 1 MB में क्या होता है दोस्तों। 1 MB या 1 मेगाबाइट में आपका 1024 किलोबाइट होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 दोस्तों आपका क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN लैन का तात्पर्य क्या है? देखिए आपसे नेटवर्क के बारे में भी पूछता है कि लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, ठीक है, कैन क्या है।
ये सभी क्या है, ये सभी दोस्तों क्या है, ये नेटवर्क को फैलाने के तरीके हैं। ठीक है, कि किस तरीके से कम एरिया में आप डाटा को ट्रांसफर करेंगे या डाटा को शेयर करेंगे। उसके लिए हम ना ये छोटे मोटे नेटवर्क को अपनाते हैं। ठीक है, लैन हो गया, कैन हो गया, मैन हो गया। ठीक है, इस तरह के क्या है, काफी सारे नेटवर्क है, करीबन मेरे ख्याल से लगभग लगभग 6 से 7 हैं ये आपके। ठीक है, जिनको भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपसे लैन की फुल फॉर्म पूछ रहा है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में बन सकता है कि लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो आप ध्यान देंगे कि लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या दोस्तों, ये होती है आपकी लोकल एरिया नेटवर्क। एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया और एन फॉर नेटवर्क। ठीक है, इतना समझ जाएंगे कि लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू की पूछता है आपसे वर्ल्ड वाइड वेब, लैन की पूछता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की पूछता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन की पूछता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपसे पूछता है इन फुल फॉर्म को। ठीक है, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनको आपके लिए ध्यान से लिख के ले आऊंगा, देन वहां आप सबकी फुल फॉर्म एक बार देख लेना। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी आप लैन की समझिए कि लैन की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास क्या होता है, एक समान आईपी एड्रेस, एक यूनिक 15 अंक, एक यूनिक आईपी एड्रेस, सामान्य नाम या संख्या। दोस्तों, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास एक आपका यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे कि नेटवर्क में उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, देखिए हजारों लोग क्या है इस वक्त अपना फोन चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम को कैसे पता कि कौन सी फाइल किस व्यक्ति ने मंगाई है। ठीक है, मान लीजिए एक फोटो मैंने मंगाई है, एक फोटो किसी और ने, एक फोटो किसी और ने, नेट से आप फोटो मंगा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता, या आपका जो इंटरनेट सर्वर है या आपका जो मेन जो आपका कंप्यूटर है जहां से आपका डाटा आएगा आपके पास, तो उसे कैसे पता कि ये जो फोटो है नंबर 1 के पास भेजनी है या नंबर 2 के पास भेजनी है। तो इसके लिए वो आईपी एड्रेस का यूज करता है। ठीक है, तो क्या करता है, इसके लिए वो आईपी एड्रेस का यूज करता है। तो जो आपका फोन है या आपके दोस्त का फोन है या आपके पेरेंट्स का फोन है, फैमिली में किसी के पास फोन है, तो उन सभी के पास एक उनके फोन का ना एक अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस है। तो वो जो एड्रेस है ना, वो आपके आईएसपी को पता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको ये चीज पता है कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये नंबर 1 का है, ये दूसरे का है, और ये जो याली फोटो जो है नंबर 2 ने मंगाई है। तो उसको ये चीज पता होती है, तो वो उसी आईपी एड्रेस की हेल्प से वो फोटो उस व्यक्ति के पास भेजता है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस क्या है दोस्तों, ये नेटवर्क में आपके फोन की पहचान करने के लिए कि इस फोन से ये डिमांड की जा रही है या इस फोन से ये फाइल मंगाई गई है, उसका पता करने के लिए आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, ताकि लाखों फोनों में वो पहचान सके कि ये जो फोन है इसने ये चीज मंगाई है। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे कि प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है एक यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, मैं काफी ज्यादा समझा रहा हूँ, शायद जरूरत नहीं है इतना समझाने की, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि जो बच्चे जिनको नहीं पता है वो इस चीज को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर आप खाली टिक करके आगे बढ़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली हमें आंसर बता दो। यदि आप ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बस आप मुझे कमेंट में बता देना, वरना मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप ये चीज भूलो ना। ठीक है, आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज बैठी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। सवाल नंबर 12 क्या है दोस्तों आपका, देखिए सवाल नंबर 12 है आपका, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए आपने सुना होगा विंडो 10, विंडो 11। ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम सेम आपका जो है दोस्तों लाइनेक्स, लाइनेक्स भी क्या है आपका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है दोस्तों, लाइनेक्स भी आपका क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। ठीक है, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए आपने डार्क वेब के बारे में सुना होगा। डार्क वेब भी क्या है दोस्तों, एक वेबसाइट है। ठीक है, जिसमें क्या है आपका जो अवैध चीजें हैं वो अपलोड की जाती हैं। तो वहां पर अपनी आईडी और अपनी पहचान को छुपाने के लिए लोग क्या है लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इनको हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो लोग लाइनेक्स और यूनिक्स की हेल्प से वहां पर क्या सर्फिंग करते हैं, वहां पर सर्च करते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हैकर हो गए या जो आपके जो इलीगल लोग जो है ना, जो इलीगल काम करते हैं, वो आपका लाइनेक्स और यूनिक्स पे काम करते हैं। ठीक है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लाइनेक्स और यूनिक्स। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि लाइनेक्स क्या है दोस्तों, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स हो गया और यूनिक्स, ये दो होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी पेज मेकर और ओपन ऑफिस, ये तीनों आपके क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इन पे हम काम करते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या है आपका रेड हॉट लाइनेक्स, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ऑप्शन ए लाइनेक्स क्या है आपका, ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनमें हम छोटे मोटे काम करते हैं, फाइल बनानी है, फोटोशॉप करना है, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, इन सब के लिए हम ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोबी पेज मेकर का यूज करते हैं। आई थिंक इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। क्या, जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। तो इसमें लाइनक्स क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको आप चलाएंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन पे आप काम करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसकी हेल्प से आप सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, वहां क्लिक करते हैं। तो ये सब क्या है, कि जो सब क्या है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 13 पे। सवाल नंबर 13 क्या है दोस्तों आपका, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का तात्पर्य है। आपसे डीएनएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का तात्पर्य किससे है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होती है आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। तो देखिए कहां पे लिखा है यहाँ पर, ऑप्शन डी दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, कि डीएनएस का फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, आपका किसी भी वेबसाइट का आपने नाम देखा है, google.com, ठीक है, या फिर आपका UKSSC.com, ठीक है, या gov.in, ठीक है। ये क्या है, इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। जो लास्ट में लिखा होता है .gov.com, .in, इन्हीं को बोलते हैं आपका डोमेन नेम, ठीक है। तो ये जो डीएनएस है दोस्तों, इसी को कहते हैं आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। जो आपको इंटरनेट में जो है आपके जो भी सर्च या जो भी आपकी वेबसाइट है उसके लास्ट में लगता है, .gov करके, .com करके, .in करके, इन्हीं को बोलते हैं आपका डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, आपने कई वेबसाइट में देखे होंगे। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये .com, .in, ये सब क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 पे। सवाल नंबर 14 क्या है दोस्तों आपका, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके स्पूलिंग, सेविंग, बूटिंग या फिर बफरिंग। देखिए पहला बताइए कि रैम क्या है आपकी। देखिए रैम, RAM, रैम क्या है आपकी, रैम आपकी है दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी। क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका डाटा लाइट चले जाने के बाद गायब हो जाता है। जिसका डाटा लाइट चले जाने के बाद हट जाता है, वो है आपकी रैम, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि अस्थिर मेमोरी, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, लाइट भागते ही गायब हो जाएगी, ठीक है। और आपकी रोम क्या है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। वो क्या है आपकी, वो आपकी गैर अस्थिर मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उसका डाटा लाइट जाने के बाद भी बचा रहता है, ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखेंगे। देन ये पूछ रहा है कि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका बूटिंग। क्या दोस्तों, ये आपका बूटिंग कहलाता है, ठीक है। देखिए दो तरह की आपकी बूटिंग होती है, यहीं से आप ये बूटिंग को समझ जाएंगे बूटिंग होती क्या है। देखिए दो तरह की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है आपकी हॉट बूटिंग। सवाल बन सकता है कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है और हॉट बूटिंग क्या होती है, ठीक है। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका सिस्टम जो है बंद था, आप गए, आपने सिस्टम को अपने ऑन किया, ठीक है। जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो होती है आपकी बूटिंग, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड बूटिंग। या तो आप उसको बूटिंग बोलिए या आप उसको बोलिए कोल्ड बूटिंग, ठीक है। जब सिस्टम को ऑन करते हैं, बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में आपका जो सीपीयू है वो चेक करता है कि आपका माउस लगा है कि नहीं लगा है, आपका कीबोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। ये सब चीजें बूटिंग के दौरान चेक होती हैं। सिस्टम इसमें चेक करता है कि सभी कंपोनेंट जो है वो अटैच हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं आपका बूटिंग। तो जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस वक्त जो बूटिंग होती है इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, हॉट बूटिंग। हॉट बूटिंग क्या है दोस्तों, जब आप सिस्टम आपका चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, और आपने सोचा कि चलो इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ। क्या, आप कुछ काम कर रहे थे, आपको दिक्कत आई और आपने कहा चलो सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो जब आप ऑन करे हुए सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं आपका हॉट बूटिंग। क्या कहते हैं, उसका तो कहते हैं हॉट बूटिंग। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि चालू सिस्टम को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हॉट बूटिंग। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। हॉट मतलब कि चलता हुआ सिस्टम था गर्मा गर्म, उसको आपने क्या किया, फिर से रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिस्टम में कोई दिक्कत दिखी आपको, सिस्टम अटक रहा था या कोई दिक्कत हो रही थी, तो आपने उसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया। तो रीस्टार्ट करना कहलाता है आपका हॉट बूटिंग, ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 215 क्या है,
एक उच्च गति की स्मृति युक्ति सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है कहलाती है। दोस्तों वो होती है उच्च गति की रजिस्टर। क्या दोस्तों? रजिस्टर। ठीक है। सीपीयू में प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु जो प्रयुक्त होती है एक उच्च गति की स्मृति, उसका नाम है रजिस्टर। क्या दोस्तों? रजिस्टर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि एक उच्च गति की स्मृति युक्ति, स्मृति मतलब मेमोरी यूनिट, जो सीपीयू की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडारण हेतु प्रयुक्त होती है, वो कहलाती है दोस्तों रजिस्टर। क्या दोस्तों? वो आपकी रजिस्टर कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? एक हाई स्पीड मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 दोस्तों क्या आपका URL से तात्पर्य है, जो आपका URL है इससे क्या तात्पर्य है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, काफी अच्छा सवाल है कि URL का फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसकी होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे कहाँ पे है ऑप्शन? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ये है दोस्तों की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे मैंने आपको लिख भी दिया है इसको। ठीक है, तो ये है आपकी फुल फॉर्म इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। इसको ध्यान रखना, अच्छी फुल फॉर्म है। सवाल नंबर 17 क्या है दोस्तों आपका? किस अस्थायी भाग में टेक्स्ट एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं? तो किसकी हेल्प से ऐसा करते हैं? तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका क्लिप बोर्ड। देखिए कोई भी जब कॉपी या कट करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में आ जाती है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, देन आप उसे कहीं भी चिपका देते हैं या पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन सा है वो अस्थायी भाग जहाँ पे आप कोई भी चीज जो है भंडारित करते हैं? तो वह दोस्तों क्लिप बोर्ड। ठीक है, आपने कोई चीज कॉपी करी तो वो क्लिप बोर्ड में आ जाती है, देन आप उसे बाद में कहीं भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लिप बोर्ड। ठीक है, वो कौन सा भाग है? वो है आपका क्लिप बोर्ड। सवाल नंबर 18 क्या है दोस्तों आपका? एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्ट की क्या है? देखिए ये तो सभी सवाल है ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें से हर एक सवाल। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ वाले पे लिख भी दिया कि किसमें पूछा गया था, ताकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का सवाल था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको। देखिए, एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्ट की क्या है? एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्ट की क्या है दोस्तों? तो वह है आपका कंट्रोल प्लस ये राइट साइड का ब्रैकेट। क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस और राइट साइड का आपका जो ये ब्रैकेट है, ये है आपका एक स्टेप फॉन्ट को बढ़ाने की शॉर्ट की। और छोटा करने के लिए आप इस वाले का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों का जो फेस का अंतर है, एक का फेस राइट साइड को, एक का लेफ्ट साइड को है, ये आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ लेना कि किसका फेस राइट को है, किसका फेस लेफ्ट को है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो जो एक स्टेप फॉन्ट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और छोटा करना है तो ये बी ऑप्शन का यूज करेंगे आप। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है आपका, ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतरण है। जो आपका ट्रैक बॉल और टच पैड है, ये किसका रूपांतरण रूप है? जीपीएस ट्रैकिंग का, माउस का, टीएफटी का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए आपके हाथ में फोन है। ठीक है, यही आपका टच पैड है। आप टच करके इसमें कोई भी चीज पे क्लिक कर देते हैं, या किसी भी चीज को ऑन कर देते हैं, या कोई भी चीज को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप टच तो कर रहे हैं अपने फोन में, टच कर करके आप चीजों को चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है? कंप्यूटर में ये काम कौन करता है? कंप्यूटर में ये काम करता है दोस्तों माउस आपका। कंप्यूटर में आप माउस के एरो को यहाँ वहां लेके जाते हैं और क्लिक करके अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? टच पैड है ना आपका, ये माउस का ही रूपांतरित रूप है ना? क्योंकि टच से पहले क्या आया था दोस्तों? माउस आ गया था। ठीक है, टच से पहले आपका माउस आ गया था, तो जो काम माउस कर रहा है, देखिए मैं माउस की हेल्प से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, चीजों को क्लिक कर रहा हूँ, है ना? यही चीज आप टच पैड में कैसे करते हैं? अपने फिंगर से कर देते हैं, लेकिन ये क्या है? ये माउस को देखकर इसको बनाया गया है, या माउस से ही ये इंस्पायर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रैक बॉल एवं टच पैड क्या है दोस्तों आपके? ये माउस के ही रूपांतरित रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 में। सवाल नंबर 20 दोस्तों क्या है आपका? सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी दोस्तों? तो सबसे पहले कंप्यूटर माउस की दोस्तों खोज की थी आपकी डगलस एंजल बर्ट ने। किसने दोस्तों? डगलस एंजल बर्ट ने। इन्हीं ने दोस्तों माउस का आविष्कार किया था। किसने? डगलस एंजल बर्ट ने आपका माउस की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने सवाल करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सवाल आपके नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको होती है, या कोई भी सवाल आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों मिलते हैं आपका अगली वीडियो में। बाकी सवाल आपके अगली वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आपको होती है तो इसे मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? मैं आपसे कमेंट देखता भी हूँ, उनके रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है? बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।